नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आवाज देश की में हम बात करेंगे स्वच्छता अभियान के 10 बरस पूरे होने की और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 10 बरस की ये यात्रा कैसी रही। लेकिन क्या आप जानते हैं, प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। उद्देश्य खुले में शौच को रोकना, हर घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाना, ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 1 अक्टूबर 2021 को भारत में 5 साल के लिए शुरू किया। इसका उद्देश्य 100% सोर्स सेपरेशन करना, डोर टू डोर कलेक्शन करना, वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान करना, कचरे के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन से सभी शहरों के लिए कचरा मुक्त स्थिति को प्राप्त करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वच्छ भारत अभियान शुरू होने के बाद भारत में डायरिया से 3 लाख कम मौतें हो रही हैं। यूनिसेफ के सर्वे के अनुसार शौचालय निर्माण के बाद करीब 93% भारत की महिलाएं मानती हैं कि उन्हें सम्मान मिला है और वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। स्वच्छ भारत मिशन के शुरू होने के बाद भारत में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। जी हाँ, पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे 2 विशेषज्ञ मेहमानों के जरिए और उनका परिचय मैं करवा देता हूं। मेरे भाई और हैं रूपा मिश्रा, संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दाईं तरफ हैं समीर कुमार, हैं आर्थिक सलाहकार हैं, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय। आपका भी स्वागत है। और स्वागत है जनता जनार्दन का, आपके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। रूपा जी, 10 साल की ये यात्रा और 10 साल पहले शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करेगा। और न केवल अभियान की शुरुआत करेगा, इस अभियान को इस तरीके से जनता का सहयोग मिलेगा, जनता इतनी हाथों हाथ लेगी। किस तरीके से देखते हैं इस पूरी यात्रा को? धन्यवाद। 10 साल पहले जब ये कड़ी की शुरुआत हुई थी तब हम लोग ज़िले में थे। ज़िले में जब ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे, पहले तो सोच रहे थे कि कैसे हम आगे बढ़ें, लेकिन आगे बढ़े एक्चुअली लोग आके, जनता आके जुड़ी, महिलाएं आके जुड़ी। टॉयलेट्स का काम हम लोगों ने शुरू किया। लोगों ने बहुत उत्सुकता के साथ ये पूरा जो कार्यक्रम है इसमें सरकार का और प्रशासन का हाथ में हाथ डालकर लोग आगे बढ़े। उसके बाद जब धीरे धीरे ये कार्यक्रम आगे बढ़ा तो इसमें एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी की जुड़ी कड़ी भी जुड़ गई। पहले तो शुरू हुआ टॉयलेट का कार्यक्रम, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि घर घर कचरा जो कलेक्ट होने का एक सिस्टम है वो भी शुरुआत उसकी भी हो गई। फिर सबसे जो बड़ा इसका अंश है वो है लोगों में जो परिवर्तन आया, सोच का, विचार का और स्वच्छता के प्रति नज़रिया का। छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने भी स्वच्छता को अपनाया। स्कूल में ये कार्यक्रम हुआ, पाठशाला में हमने देखा कॉम्पिटिशन्स, युवा आगे बढ़कर आई, स्टार्टअप्स आए, ग्रुप्स बने, स्वयं सहायक ग्रुप्स बने जो कि स्वच्छता को एक एंटरप्राइज के जरिए उसको अपनाया। तो ऐसे करते हुए 10 साल जो हमारे आगे बढ़े, आज हम देख रहे हैं शहर हमारे आगे से साफ दिख रहे हैं, स्कूल्स में टॉयलेट्स बन गए हैं, अब हमारे रेलवे स्टेशंस आगे से बहुत साफ दिख रहे हैं, हर एयरपोर्ट में आप स्वच्छता के मैसेज देखेंगे। गांव हो या शहर हो, अब सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था हम देख रहे हैं। तो 10 साल ये एक कलेक्टिव जर्नी हुआ जहाँ पे सारे लोग आगे आए और एकजुट होके भारत का ये जो स्वच्छ भारत का ये जो किस्सा है इसको लोगों ने आगे बढ़ाया। जी, तालियां हो सकती है। इतने कम वक्त में आपने पूरी जर्नी को जो है डिस्क्राइब कर दिया। समीर जी, कहते हैं कि तकरीबन 60-65% भारत गाँव में बसता है और गाँव में थोड़ा सा हो सकता है इस पूरे अभियान को लेकर शहरों से ज़्यादा चुनौतियाँ रहीं। क्या चुनौतियाँ रहीं और क्या उन चुनौतियों को हम पार कर पाए और जो लक्ष्य, जो ध्येय हमने रखा था 10 बरस के भीतर इस अभियान को लेकर, क्या उस लक्ष्य के करीब हम लोग पहुँच पाए? धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। जब हम लोग ने शुरुआत की थी स्वच्छ भारत अभियान की,
और वो भी गांव में। तो उस समय लगभग जो पूरे विश्व के जो पॉपुलेशन था जो कि ओपन डिफेकेशन करता था, जो बाहर आके शौच करता था, उसका 50% लगभग 60 करोड़ लोग, उतने हम लोग 50% लोग बाहर जाके शौच करते थे। वो स्वच्छ भारत के बाद वो बंद हो गया। लगभग 60 करोड़ लोग अपने घर में शौच कर रहे, उनके लगभग 11 करोड़ शौचालय बने। गांव में बहुत काम हुआ और उस कारण से काफ़ी, जैसा आपने बताया भी था, जो यूनिसेफ की स्टडी हुई है कि लगभग 50,000 रुपया प्रत्येक साल बचने लगे, लोगों की आमदनी बढ़ गई इफेक्टिवली, की खर्चा कम हुआ, डॉक्टर का खर्चा कम हो गया। तो उससे क्या कि दूसरी चीज़ों में काफ़ी वो करने लगे, अपना पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देने लगे, अपने और दूसरे काम जो ज़रूरी काम थे वो करने लगे। तो काफ़ी आपने देखा कि काफ़ी इसमें गाँव में खासकर जो पहले लोग सब बाहर जाते थे और पर्टिकुलरली महिलाओं को, जो कि पूरे दिन उनको वेट करना पड़ता था, रात्रि में चाहे सुबह जो पाँव फटने के पहले जाते थे, उन लोगों को उससे राहत मिली, जो कि हमारे लिए काफ़ी बड़ा था। उनसे उनके स्वास्थ्य में जो सुधार आया और उनको जो इज्जत मिली, और इस कारण से हम लोग शौचालय को इज्जत घर भी बोलते हैं कई जगह। तो ये हमारा जो परिवर्तन आया, ये बेसिकली मैं तो ये कहूँगा ये लार्जेस्ट ह्यूमन बिहेवियर चेंज का प्रोग्राम था, बन गया, और इसलिए बना कि लोग सब इसमें कनेक्ट हो सके। ये वाह, लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं। वैसे ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, छात्र हैं, और छात्रों की भागीदारी कितनी रही है या क्या कुछ सोचते हैं इस 10 बरस की यात्रा को लेकर, कुछ आप बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल। हाँ, मेरा नाम रोनित शर्मा है और मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर ज़िले से आता हूँ। यहाँ हंसराज महाविद्यालय में अध्ययनरत हूँ। जब हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं तो हमने गांव-गांव तक कचरे की गाड़ियों को पहुंचा दिया है और हम स्वच्छ भारत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि शहरों के अंदर जो स्लम एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं वो उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाए हैं जितना कि गाँवों में हो चुके हैं। तो सरकार अब क्या कदम उठा रही है, या हमें एज अ सिटीज़न, नागरिक के तौर पर क्या कदम उठाने चाहिए कि धारावी जैसे स्लम एरियाज़ में भी हम स्वच्छता के उस लेवल को पा सकें? ये शायद सवाल आपसे। थैंक यू, बहुत ही अच्छा सवाल है। ताली बजा दो फिर। बहुत अच्छा सवाल। अभी आपने धारावी जैसे स्लम के बारे में कहा। जब अर्बन एरिया के बारे में हम लोग बात करते हैं, हमको ये एक चीज़ समझना होगा कि अर्बन में जो पॉपुलेशन है वो कॉन्स्टेंटली अभी बढ़ता जा रहा है। लोग गांव से शहर की ओर आते हैं, अपना जीविका के लिए आते हैं, और एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो है वो हमेशा अर्बन एरिया में रहता है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अर्बन में जो लैंड है वो लैंड का भी एक समस्या रहता है। बहुत लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं रहती है, और कई जगह में ऑथराइज्ड स्लम्स भी रहते हैं और कुछ जगह में अनऑथराइज्ड स्लम्स भी बन जाते हैं। लेकिन सैनिटेशन का ये जो सुविधा है ये सारे लोगों को मिले, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन था कि एक्सेस ऑफ सैनिटेशन टू ऑल। स्वच्छ भारत का जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है सैचुरेशन अप्रोच। ऐसा नहीं कि जिसके पास ज़मीन है उसको ही शौचालय का सुविधा मिलेगा। इसीलिए जो दिशा हमें मिली वो था कि टॉयलेट का सुविधा सबको मिलना चाहिए। इसीलिए टेम्पररी टॉयलेट्स बने, कुछ जगह में मोबाइल टॉयलेट्स बने, और शहरों में आप देखेंगे कम्युनिटी टॉयलेट्स का निर्माण हुआ। अब आपने धारावी के बारे में जिक्र किया। धारावी जैसे जगह में खूब सारे लोगों के पास इंडिविजुअल टॉयलेट्स है, लेकिन वो शेयर्ड फैसिलिटीज़ भी कई जगह में है। जब कोई भी टॉयलेट शेयर्ड फैसिलिटीज़ हो जाता है तो उसका जो मेंटेनेंस है, देख रेख है, उसमें समस्या कई बार दिखने को मिलता है। और लेकिन उसी कड़ी में जब मैं बात करूं, हमारे सामने बहुत बड़े बड़े इनोवेशंस भी है। धारावी के स्लम में आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छा मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी बना है, जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर आगे आया है, जो कम्युनिटी की महिलाएं हैं वो आगे आए हैं उसका देखरेख करने के लिए। हर परिवार के लिए एक फैमिली कार्ड बना है। उस फैमिली कार्ड से परिवार केवल टॉयलेट एक्सेस ही नहीं, वहाँ पे जो लॉन्ड्री की फैसिलिटीज़ है उसका भी वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और धारावी जैसे एरिया में कई लाखों लोग रहते हैं,
जब ऐसी लॉन्ड्री फैसिलिटीज़ भी मिलती है, सेफ सैनिटेशन मिलता है, तो लोगों के पास काम करने के लिए और दूसरे प्रोडक्टिव कामों के लिए भी समय बचता है। ऐसे कई अनेक मॉडल हम दूसरे स्लम्स में भी देख रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, एक्सेस टू सैनिटेशन और ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर सैनिटेशन की ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। और इसी क्षेत्र में युवा स्टार्टअप्स की बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका है और आप लोग आगे बढ़ के आए, इनोवेशंस दिखाएं और हम सब मिलके इसका एक समाधान ज़रूर निकाल पाएंगे। जी हाँ, और बहुत सारे स्टार्टअप्स स्वच्छता अभियान को कहीं ना कहीं एनहेंस करते हुए शुरू भी हुए हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। नारी शक्ति, नमस्कार मैम, मेरा नाम प्रिंसी चौधरी है। मैं राजस्थान के भरतपुर ज़िले से आती हूँ। मेरा आपसे सवाल था कि स्वच्छता अभियान के तहत आपके विचार में हम ई वेस्ट का कैसे प्रावधान कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा सवाल। जितने भी यहाँ पे हमारी ऑडियंस मौजूद है उनके पास ज़रूर एक से अधिक गैजेट होंगी ही। एक टेलीफोन, एक लैपटॉप और घर में भी इलेक्ट्रॉनिक सामान कई हमारे अभी जो रोज़ाना की ज़िंदगी है उसमें अभी बढ़ता हुआ एक ट्रेंड है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कंपनीज़ ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मैन्युफैक्चर करते हैं, आज रेगुलेशन के तहत उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को वापस लें और उसको रिसाइकिल और प्रोसेस करें। और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से बहुत सारा वैल्यूएबल चीज़ भी हमारा आता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं वेस्ट टू वेल्थ। और इसके लिए शहर के अंदर कई स्टार्टअप्स, कई ग्रुप्स, कई प्राइवेट सेक्टर्स और एनजीओज़ आगे आके बढ़ चुके हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का कलेक्शन सेंटर स्थापना किया। और जो उस एरिया में रहने वाले हैं वो जाके उस कलेक्शन सेंटर में अपना डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं, जो कि फिर से वेस्ट टू वेल्थ की कड़ी में वापस जा सकता है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली के आसपास कूड़ों के ढेर जो हैं वो एक पर्वत में बदल चुके हैं। लगता ही नहीं है कि वो कूड़े का ढेर है, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा पर्वत खड़ा हुआ है। तो क्या उसको समाप्त करने का एक मार्ग ये भी हो सकता है जिसका जिक्र आपने यहाँ पर किया, या उसके लिए भी कुछ और नए प्रावधान वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं? जी, जब 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का, उन्होंने लक्ष्य दिया गार्बेज फ्री सिटीज़ का। और गार्बेज फ्री सिटीज़ के 3 अंश हैं। एक अंश है जो साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट है, वेस्ट टू वेल्थ। दूसरा अंश है शहर के बाहर या फिर हमारे गांव में जितने कूड़े के ढेर बन गए हैं उनका निपटान। और तीसरी कड़ी है लोगों के बीच में जागरूकता आए, लोग अपने कचरे को सेग्रीगेट करें ताकि वो फिर आगे बढ़कर वेस्ट प्रोसेसिंग की धारा में शामिल हो सके। तो इस गार्बेज फ्री सिटी की कड़ी को जब हम आगे लेते हैं, इसमें जितने भी शहर हैं सबके लिए भारत सरकार ने राशि का भी व्यवस्था किया है ताकि वो इस जो कूड़े के पहाड़ लगे हैं इन ढेर का रीमेडिएशन कर पाएँ, उस ज़मीन को फिर रिक्लेम कर पाएँ और उसी ज़मीन को दूसरे आवश्यक जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर वेस्ट प्रोसेसिंग की चीज़ें हैं उसमें उस ज़मीन को वो यूज़ कर पाएँ। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ पुणे की। अभी पुणे का भी मेट्रो चल पड़ा है। पुणे मेट्रो का जो डिपो है जहाँ पे ये बनता है, वो डिपो जिस ज़मीन पे है वो एक ज़माने में लेगेसी डंप साइट था, कूड़े का ढेर का पहाड़ ही था। ऐसे कई सारे अभी जो शहर हैं उन्होंने काफ़ी सफलता के साथ इस कूड़े के पहाड़ को खाली किया है और अपने शहर में वेस्ट प्रोसेसिंग की जो फैसिलिटीज़ है उसको डाल रखा है। लेकिन दिल्ली जैसे कई सारे बड़े शहर हैं जो भी अभी भी इस कार्यक्रम में आगे जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी रास्ता और है जब तक कि ये इसको पूरा ये काम कर पाएंगे। जी जी, और हमने देखा कि एक नई शुरुआत और भी की गई है। प्लास्टिक को ख़त्म करना एक बड़ी चुनौती है। अब उसके लिए एक रास्ता ये निकाला गया है कि जो रोड्स हमारे नए बन रहे हैं, हाईवेज़ बन रहे हैं, उसमें उसका प्रयोग किया जा रहा है। गाँव से जुड़ा कोई सवाल, क्योंकि हम लोग चाहे शहर में रह रहे हों लेकिन हमारी जड़ें गाँव में हैं। कोई इधर से सवाल?
नमस्कार, मेरा नाम आदर्श राजेश कुमार सिंह है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से आता हूँ और हंसराज में विद्यार्थी हूँ, हंसराज कॉलेज में। मेरा सवाल स्वच्छता के ऊपर हम नदियों के सवाल है। लाइक नदियों में स्वच्छता के ऊपर क्या योजनाएं हैं भारत सरकार की? क्योंकि मैं नागपुर शहर से आता हूँ, तो पहले वहाँ पे नाग नदी होती थी, आज वो नाग नाला कहलाने लगी है। तो उसके इसमें क्या सरकार योगदान और योजनाएं बना रही है और हम जैसे युवा उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसे सबीर जी, सफल बनाने? कमोबेश यही स्थिति जो है यमुना की भी है दिल्ली में, और गांव में भी हम देख रहे हैं। ना केवल जिस नदी के प्रदूषण की बात की जा रही है, नदी के जल की, साथ ही साथ जो भूमि जल है वो भी प्रदूषित होता जा रहा है। इससे बीमारियां बढ़ने का खतरा पैदा हो गया और फसलों को भी नुकसान हो रहा है। उस दिशा में कुछ प्रगति की गई है क्या? हाँ, इसमें हम लोगों का एक अभियान है नमामि गंगे का, जो कि शुरुआत गंगा नदी से हुई है। उसमें हम लोग जहाँ पर गंगा नदी उधर से गुजरती है, चाहते हैं कि उसमें जो हमारे जो सीवेज डिस्पोजल होता है, जो नाला, शहरों का नाला सीधा वहीं जाके अपने को पानी अपना डाल देता है, गंदगी डाल देता है, उसको रोकना और उसको ट्रीटेड वाटर और सीमेंट ट्रीटेड वाटर, सो डैट कि उसके लिए हम लोग ने STP प्लांट्स लगाते हैं। और ये काम यमुना में भी हो रहा है और ये काम गंगा में भी काफ़ी हद तक हुआ। तो आपने देखा होगा इधर कुछ रिजल्ट भी आए हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन लेवल BO बोलते हैं उसको, वो थोड़ा बढ़ा है। लेकिन अभी काफ़ी काम करना उसमें अभी भी बचा हुआ है और उसमें काफ़ी मतलब कि उसमें हम लोग का प्रयास जारी है और उसमें काम काफ़ी चल रहा है। शहरों को लेकर एक बड़ा परिवर्तन आया है पिछले 7-8 बरस से। हम देख रहे हैं कि शहरों के मध्य जो है स्वच्छ कौन सा शहर सबसे ज़्यादा है, एक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है। क्या इस प्रतिस्पर्धा के बारे में आप लोग जानते हैं आप में से? और ये क्या प्रतिस्पर्धा आपको क्या कुछ जो है आपके लिए जागरूकता का काम करती है? कोई सवाल? नमस्कार, मेरा नाम विपुल पांडे है। मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले से हूँ तथा अभी हंसराज कॉलेज में अध्ययनरत हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि बहुत समय से जो इंदौर है वो इस सफलता के चार्ट में टॉप पर रहा है। परंतु मेरा, जैसे कि हम सभी को पता है कि इंदौर का एक मॉडल कहलाइए या फिर कुछ भी कहिए, तो इंदौर मॉडल बहुत जाना पहचाना है। तो सरकार के तरफ से ऐसे क्या प्रयत्न हुए, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि यही मॉडल हम अन्य राज्यों के अन्य शहरों में भी पहुँचाए, कि ना कि सिर्फ इंदौर बल्कि भारत का हर जिला, हर शहर इतना ही स्वच्छ हो? ये सब लोग जानना चाहेंगे कि आखिरकार इंदौर ने ऐसा कौन सा मॉडल अपनाया कि वो लगातार जो है स्वच्छ शहर का जो है प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है। अब शायद जो है दूसरे शहर को मौका दिया गया तो सूरत सामने आ गया है। कौन सा मॉडल है? तो जैसे कि आपने कहा, अभी 7 साल से लगातार इंदौर स्वच्छता का सिरमौर कहलाता है और उसके साथ अभी सूरत भी जुड़ गया है। दोनों ही शहर अभी क्लीनेस्ट सिटीज़ की कैटेगरी में आ गए हैं। लेकिन इंदौर का जो मॉडल है उसका एक्चुअली अगर उसका जो सीक्रेट रेसिपी है, वो सीक्रेट है वहाँ के लोगों की भागीदारी। इंदौर का हर नागरिक बहुत गर्व से इंदौर का ये जो ताज है उसको रखने के लिए प्रयास करता है। अगर आप रास्ते में भी जाएंगे, कोई कूड़ा फेंक देता है तो इमीडिएटली आपको दूसरा टैक्सी ड्राइवर आके टोकेगा कि मत फेंकिए, ये हमारा इंदौर है। अगर आप किसी लोकल मार्केट में जाएंगे, वहाँ पे भी लोकल मार्केट में आप देखेंगे जो वेजिटेबल बेच रहा है, जो फल बेच रहा है या थोड़ा सा फूल लेके बैठा है, वहाँ पे भी आपको दिखेगा एक कचरा रखने के लिए एक टोकरी होगी वहाँ पे। तो लोगों की जो भागीदारी है, और रोज़ सुबह इंदौर के लोग अपने कूड़े को 2 नहीं, 4 नहीं, 6 कैटेगरी में अलग अलग करते हैं, ताकि ये 6 कैटेगरी आगे जाए और वो वेस्ट टू वेल्थ के कड़ी में जुड़ जाएं। क्योंकि इंदौर के लोगों ने सोच रखा है कि हम लोग ऐसा कोई कूड़ा नहीं पैदा करेंगे जो कि जाके कचरे का ढेर बन जाए। तो वही है इंदौर की गुप्त राशि, और धीरे धीरे ये प्रतिभा बाकी शहरों में भी आ रहा है और कई सारे शहर अभी आगे बढ़ रहे हैं और जनता भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो रही है। और दिल्ली जो कि राजधानी है देश की, वहाँ के लोगों में भी ये जागरूकता होनी चाहिए। क्योंकि जो हम बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हैं ना कचरे के, वो किसी और ने नहीं बनाए, हम ही लोगों ने बनाए हैं। और इस तरीके से, जिस तरीके से जागरूकता इंदौर के नागरिकों में देखने को मिली है, अगर इसी तरीके की जागरूकता हम लोगों में भी उत्पन्न हो जाए तो संभवतः इस तरीके के कचरों के पहाड़ खड़े ही नहीं होंगे। ये तो हो गई शहरों की बात समीर जी,
कि वहाँ पर एक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई और इंदौर उसमें सिरमौर बन गया, सूरत का एक नया नाम जुड़ गया है। लेकिन अगर गाँव के बीच इस तरीके की प्रतिस्पर्धा की बात करें तो वहाँ वो क्या पैमाना रखा गया है? वहाँ पर बहुत अच्छा सवाल आपने किया। वहाँ पर गाँव में जो है हम लोग ने ये कोशिश की है कि 3 पैरामीटर पर काम हो। पहला है कि जो ODF बन गए हैं उसको सस्टेन किया जाए, जो बहुत ही ज़रूरी है। जी। देयर शुड नॉट बी एनी स्लिप बैक, मतलब कि पुराना हम लोग उसको रोकना है, तो सस्टेन करना, ODF का स्टेटस जो है उसको सस्टेन करना। दूसरा है कि लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। शहरों के अनुपात में तो वहाँ कम वेस्ट जनरेट होता है, लेकिन आज की डेट में जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है उससे काफ़ी वेस्ट हो रहा है। पर्टिकुलरली ज़्यादा चैलेंज है सिंगल यूज प्लास्टिक का, वो जो कि गांव में भी काफ़ी है। छोटे छोटे सैचेट होते हैं गुटखा का चाहे शैम्पू का, ये वो काफ़ी गांव का, और उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू भी नहीं होता, उसका कलेक्शन भी डिफ़िकल्ट होता है। वो हमारे मिट्टी में मिल रहा है, हमारे खेतों में मिल रहा है, तो उसको रोकना। और तीसरा है कि जस्ट एक विजुअली क्लीन रहे, गांव साफ़ सुथरा दिखे, तो उसके लिए जो एफर्ट करना है वो। तो बीच बीच में हम लोग इसको हमेशा स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर उन गाँवों को अप्रिसिएट करते हैं, और उसमें कुछ गाँवों को हम लोग पारितोषिक करते हैं कि सबसे अच्छा काम इस गांव में हुआ, जिसमें कि अच्छा सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट विथ इनोवेशन। कि इनोवेशन बिकॉज गांव का मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है शहरों से। शहरों में तो काम काफ़ी आगे बढ़ा है और काफ़ी काम हो रहा है, गांव में नया नया शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोगों को उसका अपना चैलेंज है। उसमें उस तरह से फिर हम लोग पंचायत है जो कि इस काम को आगे बढ़ा रही है, उसको हम लोग अप्रिसिएट करते हैं, और इस तरह से बीच बीच में उनको बुलाकर पुरस्कार भी देते हैं और उनको अप्रिसिएट करते हैं। लेकिन बीच में हम लोगों ने एक कैंपेन भी चलाया था कि स्वच्छ गाँव का किस तरह से उसको आगे बढ़ें, तो उस पर भी काफ़ी काम हम लोगों ने किया है, और आगे धीरे धीरे हमारी उम्मीद है कि और ही साफ़ सुथरा होते चला जाएगा गांव। और जो भी कंजम्पशन से जो डिस्पोजेबल है, सिंगल यूज प्लास्टिक का चैलेंज है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाए। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग ने कोशिश किया है कि जगह जगह पर उसका डिपो बन जाए, सो डैट कि वहाँ पर जो प्लास्टिक का वेस्ट है वो जमा हो जाए, और बाद में 1 महीने में एक बार वो पूरा इवैक्यूएट हो जाए, उसका ट्रीटमेंट के लिए चला जाए। उसी तरह से काफ़ी स्टार्टअप भी आ रहे हैं जो कि उस तरह के कचरे को उठाते हैं, और अपना शहरी इलाका के साथ हमारा कन्वर्जेंस भी हो रहा है। दूसरा चैलेंज है फीकल स्लज मैनेजमेंट का। गाँव में बहुत सारे अभी भी सिंगल पीट टॉयलेट है जिनको कि 5 साल 6 साल में इवैक्यूएट करने की ज़रूरत है। उसका भी लिंकेज है हम लोग शहर के साथ करके, कन्वर्जेंस मॉडल की वहाँ पर STP प्लांट है, व्हीकल्स FSTP प्लांट है, हम वहाँ से इवैक्यूएट करें। एक ऐसा मॉडल है कि वो मशीन जाए, उसको इवैक्यूएट करे, और उसको बिना टचिंग, बिना ये करके सारा मशीन से ऑपरेटेड, सो डेट कि वो कन्वर्जेंस में वो भी काम हो जाए। तो इस तरह का कुछ इनिशिएशन है, हम लोग ने कुछ काम करना किया है, और धीरे धीरे वो है कि एक रोबस्ट मॉडल बन रहा है। धीरे धीरे जैसे जितना आगे बढ़ेंगे हम, उतना वो कंप्लीट काम नज़र आएगा। जी जी, और कोई सवाल? नमस्कार। बैठे बच्चे। नमस्कार, मैं हिमांशु चंद्रवंशी बिहार के वैशाली से आता हूं, और अभी वर्तमान समय में हंसराज महाविद्यालय में अध्ययनरत हूं। मेरा प्रश्न ये था कि अभी वर्तमान समय में देखें तो कोयला जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, और कोयला जो है प्रदूषण का भी एक बहुत बड़ा स्रोत में देखा जा सकता है। अभी देखिए तो प्रतिवर्ष 800 से 900 मिलियन टन जो है कोयला जलाया जाता है, और उससे बिजली बनता है। और इसका अल्टरनेटिव मॉडल जो है वो है या तो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी। पर जो सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है, ये राजस्थान और ये जो तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, उन जैसे प्रदेशों में इसका स्थापना बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। पर उसके इतर जो राज्य है वहाँ पे मतलब हम किस तरह से ऊर्जा का एक नया स्रोत लाए जो प्रदूषण कम कर सके? ये वैसे थोड़ा सा विषय अंतर हो गया, लेकिन आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ, विषय थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इससे जो स्वच्छ भारत के साथ जो रिश्ता है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। अभी जो कूड़ा हम लोग अपने हर दिन में जो कूड़ा हमारा निकलता है, उसमें से एक अंश ऐसा होता है जिसको जलाया जा सकता है, जो कि एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बन सकता है। उसे बोलते हैं हम लोग रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल। तो ऐसा अभी जो हमारे जैसे कूड़े के पहाड़ है, जब हम इसको उसका निपटान करते हैं, आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि कैसे करते हैं, ये जाता कहाँ है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक पहाड़ नीचे जाए और दूसरा पहाड़ बन जाए। तो इसमें से जो भी चीज़ है जो जल सकता है, ये सारे जा रहे हैं हमारे प्लांट्स को ऑल्टरनेटिव फ्यूल बनने के लिए, नंबर 1। नंबर 2 है,
इवन अभी भी जो हमारे शहरों से फ्रेश कूड़ा पैदा होता है उसके ज़्यादातर 2 अंश होते हैं। एक अंश होता है जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जिससे कि हम गैस बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। दूसरा अंश जो है, जो कि सूखा वेस्ट होता है, उससे कई सारे रीयूजेबल प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं, लेकिन जो नॉन रीयूजेबल प्रोडक्ट बच जाता है वो जाके ऑल्टरनेट फ्यूल बन सकता है। तो हमारे कूड़े से भी एनर्जी पैदा हो सकती है। इसीलिए बहुत ही आवश्यकता है कि हम लोग कूड़े को अलग अलग करें, ताकि कोई कूड़ा कूड़ा ना रह के वो धन बन जाए। और ऐसे ही नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने अभी एक इनोवेटिव स्टेप लिया है ग्रीन चारकोल का। जितना कूड़ा हमारा निकलता है सूखा कूड़ा, उससे वो चारकोल बना रहे हैं, जो कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल बन के हमारे थर्मल प्लांट्स में जाए। तो ऐसे ही स्वच्छ भारत का जो हमारा सफ़र है वो भी एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ हमें ले जा सकती है। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल। एक हमारा स्कीम भी है जो 2018 में हम लोग ने किया था, एग्रो बायो। जो वेस्ट क्रिएट होता है गांव में, गोबर से होता है, चाहे फसल का जो वेस्ट होता है वो होता है, उससे गोवर्धन स्कीम है हमारी, जिसमें कि इसी पर काफ़ी काम हो रहा है। और आजकल हम इसको कमर्शियल स्केल पर भी काफ़ी अपस्केल कर रहे हैं और कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने की कोशिश, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आगे आ रही हैं। हम लोग गोबर इकट्ठा करते हैं और उस तरह के एग्रीकल्चरल वेस्ट को इकट्ठा करके उसको ट्रीट करके गैस बनाते हैं और गैस से फिर काम होता है और उसको कमर्शियली हम उसको यूज करते हैं। तो इस तरह से गोवर्धन में भी ये एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन है जो कि हम लोग कर रहे हैं। तो एक बड़ी बात कि जिस तरीके के प्लांट्स की आपने यहाँ पर बात कही है, वो जानकारी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुँचेगी, लेकिन क्या सरकार की तरफ से स्कूली छात्रों के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है कि वहाँ पर उन प्लांट्स पर ले जाया जाए और स्टूडेंट्स को बताया जाए कि ये किस तरीके से काम करता है, जिससे अवेयरनेस स्टूडेंट्स में पैदा हो और उसका विस्तार हो? क्या उसके लिए भी कुछ काम? एक तो है कि हमने स्कूल करिकुलम में स्वच्छता के सब्जेक्ट पर जी बच्चों को ही शुरू से वो इनकलकुलेट कर दे, वो हैबिट जी, तो हम लोग ने उस डाला है करिकुलम में। और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ काम करके उसमें हम लोग ने कोशिश की है कि वो करिकुलम में डाले, स्वच्छता का एक हैबिट बन जाए बच्चों में। और वो बच्चे जितना अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जितने पेरेंट्स को मना करते हैं और जितने वो समझाते हैं, जो कि मैंने फेज़ 1 में भी हम लोग ने देखा है कि बच्चे आगे आए और उन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को भी बताया कि नहीं, आप बाहर मत जाओ, स्वच्छ घर के अंदर करो और यूज करो टॉयलेट को, और उस तरह का काम करो और गंदगी ना फैलाओ। तो इस तरह का बच्चों का सहयोग हम लोग का काफ़ी मिला है और इस कारण से वो केवल इसलिए कि हम लोग ने उसमें करिकुलम में डाले और उससे स्वच्छता ही अपना उसका हैबिट बन जाता है बच्चों। ये वेरी गुड एम्बेसडर ऑफ द। जी। कोई और आगे कोई किसी के पास सवाल है? आगे पंक्ति में, ये मध्य में जो बैठे हैं आप, हाँ माइक दे दीजिए इनका, मुझे मालूम था आप पूछेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम ओशांक है। मैं बिहार के पटना से आता हूँ और खालसा महाविद्यालय का छात्र हूँ। सर्वप्रथम बात स्वच्छ भारत मिशन की हो रही है। बहुत सराहनीय बात है कि हम वो सारे मापदंडों को काफ़ी हद तक पूरा किए हैं इस 10 साल के अंतराल में। मेरा प्रश्न ये है कि क्योंकि हम युवा हैं तो रोज़गार और आजीविका की बात होनी चाहिए स्वच्छता से संबंधित। तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, जो कूड़े कचरे से, क्या उससे क्या आजीविका पैदा हो सकती है, उस पर भारत सरकार किस तरीके से देखती है, जो कि विकसित भारत की संकल्पना को पूर्ण कर सकती है? समय चूंकि समाप्त हो रहा है, एक टिप्पणी आप दोनों इस विषय पर। एक तो अर्बन एरियाज़ में हमारा एक कार्यक्रम है जहाँ पे हम युवा को लेते हैं, अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, उसको हम बोलते हैं ट्यूलिप, TULIP। आप उस माध्यम से सारे शहरों के साथ जुड़ सकते हैं और जितने भी वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। और माई भारत के जो वॉलंटियर्स हैं वहाँ पे भी अगर आप पोर्टल में जुड़ेंगे तो स्वच्छता के कार्यक्रम में आप लोग भागीदार हो सकते हैं। उसके बाद काफ़ी इंटरप्रेन्योर भी जो यूथ हैं काफ़ी आगे आ रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी उनका काम रहा है, काफ़ी स्टार्टअप भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा 2 अक्टूबर के फंक्शन में हम लोग ने 10 साल का एक वीडियो दिखाया था, उसमें काफ़ी उस सब के बारे में भी बताया गया था। तो काफ़ी स्कोप है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा इस स्कोप के बारे को थोड़ा सा आप और बढ़ा दें, और क्योंकि यंगस्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं कि किस तरीके से अगर ये वेस्ट से जुड़ा हुआ स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं
तो उनको क्या कुछ करना पड़ेगा शुरुआत में? इसके लिए हम लोग ने टाइप किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ, और जो ग्रूइंग जॉब का जो उनका वर्टिकल है उसमें हम लोग को ट्रेन करते हैं। पर्टिकुलरली 2 एस्पेक्ट है इसमें। एक तो है कि गाँव में मिशन, चाहे जल जीवन मिशन आ रहा है उसमें हमारा प्लम्बर, ये सब काफ़ी स्कोप आ रहा है, उसमें उन लोगों का काम है। इनफैक्ट महिला भी काफ़ी आई हैं, उनको हम लोग ने राजमिस्त्री का उन्होंने काम किया है। तो ये पर्टिकुलरली झारखंड ये समय काफ़ी उस मामले में रहा। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हम लोग ट्रेन करते हैं और उन लोगों को, यूथ को जॉब देते हैं और उनको ट्रेन करके सो डैट कि वो आगे आके जो स्वच्छता का जो हम लोग सैनिटेशन का जो फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, उसको सस्टेन करने में उनका काफ़ी योगदान रहे। जी हाँ, ये कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। स्वच्छता रखना हमारा परम कर्तव्य है। कहते हैं कि कोई पशु भी है जहाँ पर रहता है, जहाँ पर बैठता है, पहले उस जगह को साफ कर देता है। तो हम तो इंसान हैं, हमें स्वच्छता का ध्यान रखना ही चाहिए। लेकिन अगर स्वच्छता के साथ साथ अगर रोजगार भी जुड़ जाता है तो सोने में सुहागा हो जाता है। बस आवश्यकता है जागरूक रहने की और कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी को निभाने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रूपा मिश्रा जी और समीर जी, आपने भी बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला और यहाँ पर भागीदारी निभाई जनता जनार्दन के रूप में युवाओं ने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.